प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी 103वीं क्लास है। लगभग एक टॉपिक पर एक वीडियो बनाया गया है और थोड़ा सा विस्तार से पढ़ा रहे हैं ताकि आपको विस्तृत तरीके से समझने का मौका मिल सके। बहुत सारे बहन और भाई हैं जो बाहर जाके क्लास नहीं ले सकते हैं, लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं ढंग से, इसलिए क्लासेस विस्तार से आपको समझाया जा रहा है। और इतिहास की क्लासेस अपने आप में विस्तृत होती हैं क्योंकि इतिहास का सिलेबस बहुत बड़ा है और उसे खत्म करना अपने आप में चुनौती है। तो इसलिए भी वीडियो लंबे हो जा रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीके से समझने का मौका मिल रहा है। दोस्तों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो मौर्य काल है। मौर्य काल एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको कई पार्टों में विभाजित करना पड़ा। और मौर्यकालीन में आज का जो टॉपिक है वो है मौर्यकालीन कला। अब दोस्तों, मौर्यकालीन कला भी काफ़ी बड़ा विस्तृत है क्योंकि कला और इसी में स्थापत्य भी हमें समझाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, इसको हमें दो पार्टों में पढ़ाना पड़ेगा। तो आज तो हम प्रथम पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद अगले दिन हम सेकंड पार्ट पे बात करेंगे। दोस्तों, ये हमारी क्लासेस NCERT पर आधारित हैं। इसके साथ साथ कई किताबों का सहारा लिया ताकि आपकी क्लास को बेहतर बनाया जा सके। आपको अध्ययन करना है, हमें मेहनत करना है। अगर आप IAS, PCS, RO, ARO की तैयारी कर रहे हैं और GS बेहतरीन तरीके से तैयार नहीं हो रहा है, तो आप मेरी क्लासेस को फॉलो जरूर करिए। इसके साथ साथ अगर आप हिस्ट्री तैयार करना चाहते हैं, आप TGT का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, PGT का एग्ज़ाम देना चाहते हैं हिस्ट्री से, UGC नेट JRF का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अथवा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप हमारी इन क्लासेस को बेहतर तरीके से उपयोग करिए। आपको इतिहास में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए शुरू करते हैं आगे की क्लास और समझते हैं इतिहास के बारे में। मौर्यकालीन स्थापत्य कला यानी कला के बारे में जानेंगे कि आखिर मौर्यकालीन जो स्थापत्य कला है या कला है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो शुरुआत करते हैं मौर्यकालीन कला के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मौर्य काल में जो कला है का बहुत अधिक उत्कर्ष हुआ, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में ये डेवलप हुए। ठीक है ना। मौर्यकालीन कला की जो प्रमुख विशेषता थी वो पत्थरों का व्यापक उपयोग था। आप ये समझिएगा कि मौर्यकालीन जो पत्थर हैं उनको इतना घिस घिस के चिकना किया गया था कि वो शीशे जैसे चमकते थे। ऐसा लगता है मानो इस पर पॉलिश की गई हो। जैसे वर्तमान में मार्बल्स वगैरह बिछाते हैं हम लोग अपने घरों में, तो खूब अच्छे से उसकी घिसाई करवाते हैं ताकि चमके। तो मौर्यकालीन जो स्थापत्य है या पत्थर हैं वो देखने को मिलते हैं, उसमें इतना घिसाई की गई थी कि शीशे जैसे चमक रहे थे। तो मौर्यकालीन की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है? पत्थरों का उपयोग है। इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, जिनमें से पहला है लोक राजकीय कला और दूसरा है लोक कला। राजकीय कला का मतलब है जो राजा द्वारा भवनों, सड़कों का निर्माण किया जाए, स्तंभों का निर्माण किया जाए, वो राजकीय कला होगी। यानी ये बड़े लेवल में काम करे जाएंगे। जाहिर सी बात है, जैसे ताजमहल बनाया गया तो ये राजकीय कला के अंतर्गत आएगा क्योंकि आम लोगों के बस की बात नहीं होती है। तो राजकीय कला के अंतर्गत जैसे नगर का निर्माण कैसे होगा, स्तूप कैसे बनाए जाएंगे, पत्थरों को काटकर गुफा कैसे बनाई जाएगी, यानी नगर निर्माण, स्तूप, गुफा, स्तंभ, विहार,
जब इन सबका अध्ययन करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? राजकीय कला के अंतर्गत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इन सारी चीजों का निर्माण राजा करवाता है या आम जन की बात नहीं होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? राजकीय कला। दूसरा पार्ट है लोक कला। लोक कला का मतलब है जिनका निर्माण आम लोग करें, आम व्यक्ति करें, जैसे मूर्तियां बनाने का काम, मिट्टी के घड़े बनाने का काम, यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां बनाया जाना। तो लोक कला का मतलब है जिसका निर्माण आम लोग करें, आम व्यक्ति करने लगे, ठीक है ना। इसमें जैसे मूर्तियां हो गई, मृदभांड, मृदभांड का मतलब है मिट्टी के बर्तन, यक्ष, यक्षिणी, इन सब की प्रतिमाएं। अब जैसे प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि मौर्य का किस काल में यक्ष और यक्षिणियों की पूजा होती थी या प्रतिमाएं बनाई जाती थी, तो वो कौन से हो गए? मौर्य काल। मृदभांड क्या है? यानी जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं उन्हीं को क्या कहा गया है? मृदभांड कहा गया। तो आपने देखा कि दो तरीके की कला थी, एक राजकीय कला थी और दूसरी लोक कला थी। अब सबसे पहले हम लोग राजकीय कला के बारे में बात करेंगे। राजकीय कला में सबसे पहला तथ्य आया था नगर निर्माण। नगर का निर्माण कौन करेगा? आम व्यक्ति नहीं कर पाएगा, वो अपना ही घर बना ले, यही बहुत बड़ी भारी बात है। तो नगर कौन बसाएगा? राजा बसाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नगर निर्माण के बारे में। नगर निर्माण के बारे में साहित्यिक जानकारी भी मिलती है और ये जानकारी अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है और इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। दोनों से नगरों के निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है। कौटिल्य ने तो अर्थशास्त्र में नगर स्थापत्य के लक्षणों का वर्णन कर दिया। किसका वर्णन किया? नगर स्थापत्य, यानी अगर नगर होगा तो वहां कौन कौन सी चीजें होंगी? बाजार लगेगी, सड़कें होंगी, पानी पीने के लिए तालाब या कुओं का निर्माण होगा, तो यही उनके लक्षण होंगे, ठीक है ना। तो उद्योगों का निर्माण होगा, उद्योगों की स्थापना होगी, तो जाहिर सी बात है ये क्या होंगे? नगर स्थापत्य के लक्षण। और कहां पर मिलते हैं? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नगर निर्माण के लक्षणों का वर्णन मिलता है। इसी पर कौटिल्य लिखता है कि नगर एवं गांव में अंतर यह है कि नगर में एक क्या होगा? दुर्ग होगा। क्या होगा? दुर्ग होगा। और साथ ही साथ क्या है? अधिक संख्या में लोग रहेंगे वहां पर। ये किसने लिखा? कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में नगर के निर्माण का वर्णन किया है। और आगे लिखा है कि नगर 3 गहरी परिशाओं, परिशाओं का मतलब है खाइयां, ठीक है ना। खाई का मतलब होता है कि जहां से दीवार बनाई जाए पीछे तरफ काफी बड़ा गड्ढा खोद दिया जाए, ठीक है ना। जैसे यहां पर ये टीला पे जो है किला बना दिया गया, तो यहां पर क्या है? गहरी खाई खोद दिया जाए। ऐसा क्यों कहा गया है? ताकि कभी नगरों पर आक्रमण हो तो नगर वासियों तक आसानी से पहुंचा न जा सके। तो 3 ओर क्या है? गहरी परिशाओं यानी खाई से घिरा होना चाहिए। ये कौन कह रहा है? कौटिल्य कह रहा है। आगे लिखता है कि 4 दंड की दूरी पर एक ऊंची रक्षा प्राचीर होनी चाहिए। प्राचीर मतलब 4 दीवारी, ठीक है ना।
रक्षा प्राचीर का मतलब क्या है? जिसको हम लोग बाउंड्री कहते हैं उसी को रक्षा प्राचीर कहा गया है। यानी जब भवन बनेगा या दुर्ग बनेगा तो चारों तरफ क्या है? 4 दंड की दूरी पर रक्षा प्राचीर हो गए, यानी ये सुरक्षा की बात कही जा रही है। और जो किससे? ईंट और पत्थरों से बनी होनी चाहिए। प्राचीर में 12 द्वार होने चाहिए। कितने? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कितने द्वार की बात कही है? 12 द्वार होने चाहिए। और इनमें 4 मुख्य द्वारों की बात कही गई है। और यही 4 मुख्य द्वारों के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौटिल्य ने 4 मुख्य द्वारों के बारे में जो बताया है वो कौन कौन से हैं। तो जिनमें से पहला नाम आता है ब्रह्मद्वार। ब्रह्मद्वार का मतलब है जिससे साधु सन्यासी दरबार में पहुंचे, ठीक है ना, या महल में या नगरों में पहुंचे, वही क्या कहलाएगा? ब्रह्मद्वार। दूसरा है इंद्र द्वार। इंद्र का मतलब है जिससे राजा वगैरह आते जाते हों। तीसरा हो गया याम्य द्वार। याम्य का मतलब है यमराज से, और यमराज का मतलब है जब व्यक्ति मर जाए तो मृत व्यक्तियों को इधर से ही ले जाया जाए। कहां से? याम द्वार से। फिर आता है सेनापति द्वार। सेनापति द्वार का मतलब क्या है? यानी यहां से सेना का आवागमन होगा। तो कौटिल्य ने जो 4 द्वारों की बात कही है वो यही 4 द्वार हैं: ब्रह्मद्वार, इंद्र द्वार, याम द्वार और सेनापति द्वार। नगर के मध्य उद्यानों से घिरा हुआ एक राजप्रसाद होना चाहिए। क्या कहा जा रहा है कि नगर के मध्य में एक उद्यान होना चाहिए, ठीक है ना, यानी यहां बहुत सारे पेड़ होने चाहिए और इसी में क्या है? एक राजप्रसाद होना चाहिए। राजप्रसाद का मतलब है जहां पर राजा बैठे, दरबार लगाए। और नगर के अंदर 3 मार्गों की बात कही है। कौन कौन से हैं उनके बारे में आगे बताया गया है। नगर के मध्य उद्यानों से घिरा हुआ राजप्रसाद होना चाहिए और अंदर 3 मार्ग होने चाहिए। पहला है बीथी। बीथी का मतलब है गली, रथ्या और महारथ्य। तो इनमें पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा नहीं था, तो यही कितने? 3 थे और चौथा जो ऑप्शन में हो उसी को आप लगा दीजिएगा कि ये नहीं था। आगे हम लोग बात करते हैं कौटिल्य के बारे में। देख लिया कि कौटिल्य ने किस तरीके से नगरों का निर्माण की बात कही है। अब हम लोग बात करते हैं मेगास्थनीज के पॉलीब्रोथा नगर का वर्णन। कहने का मतलब यह है कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा नगर कह के संबोधित किया है। पॉलीब्रोथा यानी उस अपने लेखन में, इंडिका में उसने क्या लिखा? पॉलीब्रोथा नगर। और बताया कि यह भारत का सबसे बड़ा नगर है। और कहां पर बसा हुआ था? यह गंगा नदी है और इधर से सोन नदी है, इसी के संगम पर यह बसा हुआ था। आगे ये बताया है कि ये 80 स्टेडिया लंबा और 15 स्टेडिया चौड़ा था। यानी लंबाई और चौड़ाई की माप मेगास्थनीज के अनुसार इकाई कौन सी थी?
स्टेडिया। और अगर ये पूछा जाए कि मौर्यकालीन नगर, खासकर पाटलिपुत्र नगर किस तरीके से था, तो समचतुर्भुजाकार था या समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। कभी कभार आयताकार भी लिख के आ जाता है। और ये कहा गया कि नगर के चारों ओर गहरी खाई थी, जैसा कि कौटिल्य ने उल्लेख किया है, और जो 60 फीट क्या थी, गहरी थी। मेगास्थनीज कहता है कि नगर के निर्माण में मुख्यतः लकड़ियों का प्रयोग किया गया था, यानी पत्थर और लकड़ी इस दौर पे सबसे ज्यादा उपयोग होते हैं। दोस्तों, ये हमारा QR कोड है। अगर आप को ये कार्य पसंद आ रहा हो, यदि आप हमारी आर्थिक मदद करना चाह रहे हैं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार जो राशि पे करना चाहें, ताकि हम और अधिक से अधिक आपके लिए कार्य कर सकें, तो आप आर्थिक मदद कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। नगर लकड़ी की रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। कौन बता रहा है? मेगास्थनीज बता रहा है। और वो कहता है कि इसमें 64 द्वार और 570 बुर्ज थे। बुर्ज ये ऊपर बाउंड्री में बनाए जाते थे, महलों में बनाए जाते थे। नगर के मध्य से घिरा हुआ राजप्रासाद था, यानी चारों तरफ नगर बना दिया गया था और बीच में राजप्रासाद, जो सूसा अर्थात ईरान के पारसी पोलिस राजप्रासाद से भी सुंदर था। यानी मेगास्थनीज ने ईरान का राजप्रासाद को देखा था, क्योंकि ईरान में जो उसने देखा था, वैसे बताया कि यहाँ का जो राजप्रासाद था वो बेहतर तरीके से बनाया गया था। वर्तमान में मौर्य काल कि किसी भी राजप्रासाद का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, लेकिन 5वीं शताब्दी में जब चीनी यात्री कौन आया था? फहयान आया था, तो उसने पाटलिपुत्र में मौर्यों के राजप्रासाद का वर्णन किया है। तो फहयान कब आया था? गुप्त काल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर, जबकि हुएनसांग के समय, हर्ष के समय हुएनसांग आया था। तो फहयान ने इसका वर्णन किया है कि पाटलिपुत्र के मौर्य राजप्रासाद को देखने वाला चीनी यात्री कौन था? वो फहयान था। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब ऑप्शन में फहयान और साथ में हुएनसांग आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इस बात को ध्यान रखना जरूरी है। पाटलिपुत्र के मौर्य राजप्रासाद का वर्णन किया है और बताया कि मौर्यों का जो राजप्रासाद था वो पत्थर से बना हुआ था। और फहयान ये कहता है, क्या कहता है? कि ये मानव निर्मित नहीं, बल्कि देवताओं द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है ना? बेहतरीन नहीं दिख रहा था, इसलिए इसके चेंज करना पड़ा। तो फहयान क्या बताता है कि मौर्यों का जो राजप्रासाद था वो किसके द्वारा? लगता है कि यह देवताओं द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अब ये बात कौन बताता है? ये बात ध्यान रखने की बात है, ये बात बताने वाला फहयान है। कुमार घाट पटना, इसी को कुमराहार भी कहा जाता है। कुमराहार की जब खुदाई हुई तो यहाँ से मौर्यकालीन
भवन बड़ी मात्रा में मिले और ये भवन 40 से लगभग 80 स्तंभों पर टिका हुआ था। एक पुरातत्वविद हैं जिनका नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल, और इन्होंने ये कहा कि संभवतः महाभारत में सभा पर्व में जो युधिष्ठिर का सभा भवन का उल्लेख किया गया है, शायद वो वही था। ठीक है ना। तो इस भवन का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्तूपों के बारे में। तो आज स्तूप को हम शॉर्ट में बताएंगे, लेकिन कल की क्लास में स्तूप के बारे में बड़ा विस्तार से वर्णन करेंगे। ठीक है ना। तो स्तूप के बारे में जो उल्लेख मिलता है वो बौद्ध ग्रंथ महावंश में मिलता है। ठीक है ना। ये तथ्य कई बार उल्लेख मिल जाता है कि लगभग अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। ये बात की जानकारी कहाँ से मिलती है? ये कहाँ से? बौद्ध ग्रंथ महावंश से मिलती है। और कहता है कि इनमें से कुछ स्तूपों को चीनी यात्री फह्यान ने एवं हुएनसांग ने मौर्य काल में केवल 2 स्तूपों के बारे में उल्लेख किया है। और जो हुएनसांग ने उल्लेख किया है वो सांची और सारनाथ के धमेक स्तूप का उल्लेख किया है। तो यहां से एक छोटा सा प्रश्न बनता है कि 84,000 स्तूपों का जो उल्लेख मिलता है वो किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो वो है महावंश में। ठीक है। ये बात हमारे ख्याल से आपको समझ में आ रही होगी। अब हम लोग बात करते हैं गुफाओं के बारे में। किसके बारे में? गुफाओं के बारे में। क्योंकि मौर्य काल में कई गुफाएं प्राप्त हुई हैं, कई गुफाओं से मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इनमें से मौर्य काल में बराबर एवं नागार्जुनी की पहाड़ी पर सीतामढ़ी गुफा, रामगढ़ गुहा में अशोक और दशरथ की गुफाओं का निर्माण का उल्लेख है। दशरथ कौन है? अशोक का पौत्र है। तो 2 नाम आते हैं, अशोक और दशरथ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बिहार के गया जिले में कौन सी पहाड़ी है? बराबर की पहाड़ी है। और इसी पहाड़ी पर अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण कराया। ध्यान दीजिएगा, निर्माण कराने के बाद इन गुफाओं को किसको दे दिया? अजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को दे दिया। अब देखिएगा, प्रश्न क्यों पूछ लिया जाता है? क्योंकि अशोक, ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि वो बौद्ध धर्म का अनुयायी होगा, और था भी, ऐसा नहीं है। लेकिन दान किसको दे रहा है? अजीवक संप्रदाय को, और इसीलिए प्रश्न फंसा देता है लोग। खैर, तो भिक्षुओं को क्या कर दिया? दान कर दिया। अशोक के अभिलेखों में बराबर पहाड़ी का नाम जो है खाल्तिक पर्वत बताया गया है। कौन सा पर्वत? खाल्तिक पर्वत। और ये कहा गया है शैलकृत वास्तुकला का जो प्राचीनतम सबसे बेहतरीन उदाहरण मिलता है, तो वो कहां से मिलता है? बराबर गुफाओं से मिलता है। तो इसमें जो 4 गुफा हैं, उनमें सबसे पहला है कर्ण चौपट की गुफा। और इस गुफा को अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 19वें वर्ष बनाया था। उसके बाद दूसरा है न्यू ग्रोथ गुहा, या इसी को सुदामा की गुफा कहते हैं। और ये राज्याभिषेक के 12वें वर्ष बनाया गया। और पूछ लिया जाता है कि सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? तो सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? सुदामा की गुफा है। गुहा का मतलब है गुफा। निग्रोथ गुहा या
उसी को कहा गया है, ये पूछ लिया गया कि सब। तो जो दूसरी गुफा है वो न्यू ग्रोथ गुहा या इसी को सुदामा की गुहा या गुफा कहा जाता है। और अशोक अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष इसको बनवाया था। तो जाहिर सी बात है ये क्या हो गई, सबसे प्राचीन हो गई। पूछ लिया जाता है कि सबसे प्राचीन इन चारों गुफाओं में सबसे प्राचीन कौन सी है, तो वो है सुदामा की गुफा। तीसरा है लोमहर्ष की गुफा। सबसे प्रसिद्ध कौन सी है, लोमहर्ष की है। इस गुफा का सर्वोत्तम प्रवेश द्वार है तथा हाथी स्तूप की पूजा करते हुए इसमें दिखाया गया है। अशोक के अभिषेक के 12वें वर्ष इसको बनाया गया था। और चौथा है विश्व झोपड़ी, ठीक है ना। तो ये 4 ऐसी गुफाएं हैं जिनको अशोक ने निर्माण कराया और आजीवक संप्रदाय के साधुओं को दान में दे दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नागार्जुनी पहाड़ी पर अशोक के पौत्र दशरथ 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था। और मजे की बात यह है कि इसने भी आजीवक संप्रदाय के साधुओं को दान में दे दिया। इनमें पहली है गोपी की गुफा, दूसरी है वाह्य की गुफा और तीसरे है वडविका की गुफा। तो ये तीनों गुफाओं का निर्माण अशोक के पौत्र दशरथ ने इसका निर्माण करवाया था। इन गुफाओं की जो विशेषता है वो है दीवारों की चमकदार पॉलिश। शुरुआत में हमने बताया था कि अगर मौर्य कला किसी चीज के बारे में जानी जाती है तो वो है पत्थरों को घिस घिस के इतना घिस दिया कि शीशे जैसी चमक उत्पन्न हो गई। तो इसकी जो दीवारें हैं वो कैसे शीशे की तरह चमकती हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के रामगढ़ की पहाड़ियों पर भी सीताबोगा गुफा, जोगीमारा गुहा लेख मिलता है। इनमें सुतनका नामक देवदासी का उल्लेख मिलता है। ध्यान दीजिएगा, माना जाता है कि मौर्य काल की। तो यहां भी देवदासी का उल्लेख मिलता है जो देवदत्त से क्या करती है, प्यार करती है। प्राचीन नाटक नायिका हेतु विश्राम गृह एवं मंदिर में वैश्यावृत्ति का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है, ठीक है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि प्राचीनतम उदाहरण वैश्यावृत्ति के यहाँ पर मिलता है। अर्थशास्त्र में ऐसे कई प्रेक्षागृह का वर्णन है। प्रेक्षागृह का मतलब है जहाँ पर नृत्यांगनाएं आराम करती थी या अपने साजो सामान या कपड़े बदलना, वो सारी चीजें। अशोक के स्तंभ के बारे में अगर बात करें तो अशोक ने जो स्तंभों को लगवाया है वो पत्थर चुनार, ये कहाँ है, मिर्जापुर वाले जिले में, मिर्जापुर जिले में, मिर्जापुर में। मथुरा, तो मथुरा डिस्ट्रिक्ट है ही है। इन्हीं के पहाड़ियों से इन पत्थरों को निकाला गया। और मजे की बात तो ये है, ये पत्थर लाल बलुआ पत्थर हैं, पूछे गए हैं। यानी अशोक के जो स्तंभ हैं पूरे भारत में देखने को मिलते हैं, लेकिन वो कहाँ से लाए गए हैं, चुनार और मथुरा की पहाड़ी से। यानी एक एक पत्थर का वजन बहुत ज्यादा था, ठीक है ना। करीब 1200 मन के आसपास ऐसा कुछ बताया जा रहा है। 1200 मन कितना था, हाँ 1000 मन से
1000 से 1200 मन के बीच था, यानी बहुत वजन वाले पत्थर थे। और इतने बड़े पत्थरों को मथुरा और चुनार की पहाड़ियों से निकालकर न केवल अफगानिस्तान पहुंचाया गया, जबकि हिमालय के तलहटी में पहुंचाया गया और फिर दक्षिण भारत में भी इनको कर्नाटक वगैरह में पहुंचा दिया गया। अब सोचने की वाली बात यह है कि इतना भारी भरकम पत्थर वहां पर पहुंचा कैसे? क्या ऐसी नदियां थी? नदियां क्या ऐसे पुल थे जो वर्तमान में हैं? तो आखिर लोग कैसे वहां पर पहुंचे इन पत्थर? चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो लाल बलुआ पत्थर का उपयोग होता था और इन्हीं को अशोक की लाट भी कहा जाता है। अशोक के स्तंभों की जो संख्या है वो 30 बताई गई है, जबकि फयान ने 6 और ह्वेनसांग ने 15 अशोक स्तंभों का उल्लेख किया। इन स्तंभों को स्वर्ग एवं धरती को विभाजित करने वाली ध्रुवीय रेखा कहा गया है। क्या कहा गया है कि स्वर्ग और धरती को विभाजित करने में जो भूमिका निभाता है वो कौन है? यह अशोक की लाट है। अशोक के स्तंभ 30 से 50 फीट ऊंचे हैं। कितने? सबसे छोटा 30 फीट का और 50 फीट अक्सर मिल जाते हैं, लेकिन सारनाथ का जो स्तंभ है वो लगभग 70 फीट से ऊंचा है। इन स्तंभों का जो वजन है वो 1000 मन से लेकर 1200 मन के लगभग है। एक मन कितने का होता है? लगभग 40 किलो का। और 40 किलो को अगर 1000 से गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 40, यानी 40,000 किलो वजन के पत्थर थे। इतने वजन के पत्थर चुनार और मथुरा की पहाड़ियों से निकालकर कैसे पहुंचाया गया? शायद अशोक ने बड़ी मेहनत की है। निश्चित रूप में बड़ी मात्रा में धन भी खर्च हुआ होगा। अशोक के जो स्तंभ हैं उनकी जो प्रमुख विशेषता है वो निम्न है। कौन कौन से हैं? पहला है एकाश्म। एकाश्म का मतलब समूचा पत्थर, कहीं से जोड़ा उड़ा नहीं है कि पत्थर के टुकड़ों को ले जाके खड़ा कर दिया। क्या है? एकाश्म है। संपूर्ण स्तंभ एक ही पत्थर से निर्मित है। दूसरा देखिएगा, अशोक के स्तंभों से चिकनी पॉलिश मिलती है। वही हमने बताया कि पत्थरों को घिस घिस करके शीशे जैसा चमकाया गया है। और निर्माण की दृष्टि से अशोक के स्तंभ मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला कौन सा है? स्तंभ या लाट। इसके बारे में देखिएगा, स्तंभ या लाट। और ये जो हिस्सा, नीचे का हिस्सा चौड़ा और ऊपर का पतला होता था। ठीक है ना? नीचे क्या हो गया? चौड़ा हो गया, और ऊपर क्या हो गया? पतला हो गया। दूसरा है शीर्ष, यानी जो ऊपर का भाग है। तो जितनी भी ड्राइंग देखने को मिलती है वो पत्थर के शीर्ष भाग में देखने को मिलती है। और शीर्ष भाग को यदि आप देखना चाहते हैं तो उसको 5 भागों में विभाजित करके बताया गया है। तो सबसे पहले यह बताया गया है कि स्तंभ है और ऊपर एक क्या है? मेखला है। मेखला मतलब राउंड है। ठीक है ना? तो कहीं कहीं इकहरी है और कहीं कहीं क्या है? दोहरी है। ठीक है ना? इकहरी हो गई और कहीं कहीं दोहरी भी देखने को मिलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं उल्टे कमल की आकृति या घंटे की आकृति। ठीक है ना? अब यहीं पर उल्टे कमल की आकृति सी में बना दी जाएगी। कहां पर? इन पत्थरों पर। भारतीय विद्वानों ने इसे अवांग मुख कमल कहा है।
ठीक है ना। तो पूछ लिया जाता है कि किसके स्थापत्य में अवांग मुख कला या अवांग मुख कमल देखने को मिलता है, तो मौर्यकालीन जो स्तंभ हैं उसमें अवांग मुख कमल देखने को मिलता है, या इसी को पूर्व घट भी कहा जाता है। फिर ऊपर कंठ मिलेगा, फिर ऊपर चौकी मिलेगी, और कंठ है और कंठ के ऊपर चौकी है, और चौकी के ऊपर क्या है, एक कोई पशु बैठा दिया गया। तो ये पशु कई मिलते हैं, ठीक है ना। अलग अलग स्तंभों में अलग अलग तरीके के पशु मिलते हैं। इसको लेकर प्रसिद्ध वास्तुकलाविद जिसका नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल ने अशोक के स्तंभ को शिल्प की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया, और उन्होंने जो पहला वर्ग बताया, इस वर्ग के स्तंभ में सबसे प्राचीन माना गया। कौन सा? संकिसा। संकिसा का प्राचीन नाम क्या है? फर्रुखाबाद वर्तमान में है, और प्राचीन नाम कौन सा है? संकिसा है। और संकिसा में जो स्तंभ लगाया गया है वहां पर क्या देखने को मिलता है? गज शीर्ष देखने, यानी ये स्तंभ बनाया गया, मेखला है, मेखला के ऊपर उल्टे कमल की आकृति का चित्र बना हुआ है, और फिर चौकी बनी हुई है, और चौकी में क्या है? गज बना हुआ है। ठीक है ना। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो दूसरे वर्ग में, प्रथम वर्ग में फर्रुखाबाद का संकिसा हो गया, दूसरे वर्ग में रामपुरवा का वृषभ शीर्ष और लौरिया नंदगढ़ के सिंह शीर्ष को रखा जाता है। तो रामपुरवा में कौन सा है? वृषभ। वृषभ मतलब बैल, ठीक है ना। और लौरिया नंदगढ़ में सिंह को स्थापित किया गया है। इसमें प्रथम वर्ग की अपेक्षा बेहतर कला का प्रयोग किया गया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरे वर्ग में। तीसरे वर्ग में रामपुरवा एवं सांची के सिंह शीर्षों रखा गया है। इसमें विकसित कला का प्रदर्शन किया गया है। पूछ लिया जाता है कि विकसित कला का प्रदर्शन कहां पर किया गया है? तो सांची के और रामपुरवा में। अशोक का जो पहला स्तंभ है वो बसाड़ या इसी को बखीरा या वैशाली का कोहला स्तंभ कहा गया है। कि अगर अशोक ने पहला अपना स्तंभ लगवाया है तो वो कौन सा है? वैशाली है। वैशाली कहाँ है? बिहार का। और बिहार में वैशाली, और वैशाली का कोहला स्तंभ जो है वो अशोक द्वारा लगवाया गया पहला स्तंभ था। आगे देखते हैं। उसने सारनाथ स्तंभ के निर्माण में अपने शासन के अंतिम वर्षों में किया, और कला की दृष्टि से सारनाथ स्तंभ सबसे बेहतरीन है। सारनाथ स्तंभ अशोक के कालीन स्तंभों को सिरमौर है। यानी यहाँ पर कला की डिजाइनिंग इतनी बेहतरीन की गई है कि सारनाथ का जो स्तंभ है उसको सिरमौर की संज्ञा दी गई है। यह स्तंभ कला का आदर्श नमूना है जिसे अशोक के लेख में शिलाथब कहा गया। पूछा जाता है शिलाथब किसको कहा गया है? तो सारनाथ का जो स्तंभ मिलता है उसी को शिलाथब कहा गया है। अगर ये पूछा जाए कि सबसे छोटा स्तंभ कौन सा है, तो सबसे छोटा स्तंभ रुमिनदेई का है। कौन सा है? रुमिनदेई का विलेख। फिर आगे हम लोग देखते हैं लौरिया नंदनगढ़ सबसे सुरक्षित स्तंभ है। कुम्हरार पाटिल पुत्र के स्तंभ को फयान ने जम्बूद्वीप स्तंभ कहा है। ये ध्यान रखिएगा कि किस स्तंभ को जम्बूद्वीप स्तंभ कहा गया है। तो पाटिल पुत्र के यानी कुम्हरार में जो स्तंभ मिला है उसी को जम्बूद्वीप स्तंभ कहा गया है।
इन स्तंभों की चमकदार पालिश की तुलना उत्तरी काली पालिशदार मृदभांड, जिसको NBPW पालिश से की जाती है। ये पालिश ही स्तंभों के लिए प्रसिद्धि का कारण था। हमने बताया कि पालिश इतना ज्यादा रगड़ रगड़ के साफ किया गया है कि एकदम चिकना हो गया है। जॉन मार्शल, पार्सी ब्राउन, स्टेला कैमिंग्स, इन सभी ने अशोक के स्तंभों को ईरानी स्तंभों का अनुकरण बताया। कहा कि ईरान में जो स्तंभ थे उन्हीं के आधार पर सम्राट अशोक ने उन स्तंभों का निर्माण कर दिया। ठीक है ना, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। स्मिथ ने सारनाथ स्तंभ को, सारनाथ का जो स्तंभ है वहां पर ओपदार पॉलिश को ईरान से ग्रहण किया हुआ बताते हैं कि सारनाथ के स्तंभ में जो पॉलिश की गई है वो ईरान से तरीके से की गई है। ये बात कौन कहता है? स्मिथ कहता है। हालांकि ये दोनों मत क्या हो गए? खारिज हो गए। यानी इतिहासकारों ने इन दोनों मतों को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया। भारत में स्तंभ पर पालिश करने की जो प्राचीनतम समय है वो 3000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। जैसे आपने देखा कि सिंधु सभ्यता जब पढ़ा था तो वहां पर धौलावीरा में इसी तरीके से पालिश की हुई प्रतीत होती है। ठीक है ना। आप स्तंभ सूत्र में ओपदार पालिश करने की विधि बताई गई है। पूछ लिया जाता है ओपदार जो व्यवस्था है वो कहां से प्रभावित होती है, तो वो ईरान से। ठीक है ना। अगर प्रश्न पूछा जाता है, वैसे है नहीं है क्योंकि भारतीय इतिहासकारों ने इसे मानने से इनकार कर दिया, लेकिन अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो निश्चित रूप में आपको ये बताना है कि ये कहां से? ईरान से प्रभावित है। पालिश राजगीर के समीप स्थित पूर्व मौर्यकालीन सोन भंडार गुफा से भी मिलते हैं। यहां से दो स्तंभ प्रकार मिलते हैं, एक लेखयुक्त स्तंभ और दूसरा लेख विहीन स्तंभ। जो लेख युक्त स्तंभ हैं उनकी संख्या कितनी है? 10। ठीक है ना। उनकी संख्या कितनी है? 10। बात करते हैं लेख विहीन स्तंभ की, तो कौन कौन से लेख विहीन स्तंभ थे? जिनमें से पहला नाम आता है कोशम, और इसी का जो वर्तमान नाम है कौशाम्बी है। दूसरा है बशाड़ या वैशाली स्तंभ, और ये बखीरा गांव में स्थित है, कोल्हू से मिलता है। तीसरा है रामपुरवा, जिसके शीर्ष पर बैल है। संकिसा, जिसके शीर्ष पर गज है। मोटे तौर पर अशोक के स्तंभों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है यष्टि, दूसरा यष्टि के ऊपर उल्टा कमल का आकार, और तीसरा है उसके पीठ पर रखी हुई चौकी और चौकी पे विराजमान पशु। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार देखिएगा। मोटे तौर पर अशोक के स्तंभों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है यष्टि, दूसरा यष्टि के ऊपर उल्टा कमल का फूल, तीसरा है उसके पीठ पर रखी हुई पीठ, यानी कमल के ऊपर जो है पीठ बनी हुई है और उस पर एक चौकी रखी हुई है, चौकी पर पशु विराजमान है। और कुछ कलाविद स्तंभ को 2 भागों में विभाजित करते हैं, पहला दंड और दूसरा शीर्ष भाग। दंड एवं स्तंभ के शीर्ष भाग संयोग को इसी को पीठिका कहा गया है। पीठिका में विविध नकाशी बने रहते हैं, यानी अलग अलग डिजाइनिंग किया गया है। लौरिया नंदगढ़ की पीठिका का वर्गाकार है, जबकि रामपुरवा और सारनाथ का जो स्तंभ शीर्ष है उसकी पीठिका क्या है? वृत्ताकार है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अध्ययन किया है और उसको बताने का प्रयास किया है, और वो सारी चीजें हम आपको यहाँ पर बताते हैं। रामपुरवा की पीठिका में पुष्प युक्त लता का नकाशी की गई है, जो पशु आकृतियां हैं जो निम्नलिखित है, और इसमें एक सिंह, कुल्हा में बशाड़ में वैशाली के महाशाल स्तंभ, लौरिया नंदगढ़ रामपुरवा स्तंभ की एक सिंह विराजमान है। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्तंभों में अलग अलग चीजें हैं
लौरिया नंदगढ़ एवं रामपुरवा के स्तंभ की चौकी पर दाना चुगते हुए हंसों का अंकन है। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि हंसों का अंकन दाना चुगते हुए कहां पर है, तो लौरिया नंदगढ़ और रामपुरवा का स्तंभ, वृषभ स्तंभ। लौरिया नंदगढ़ का जो स्तंभ है वहां पर जो शेर बैठा है वह उड़कू मुद्रा में बैठा हुआ है, ऐसे करके आगे के पंजे ऐसे, ठीक है ना, पीछे जो बैठा हुआ है, यानी आप कह सकते हैं पीछे के बैठा हुआ और आगे के ऐसे, तो उसी को लिखा है उकड़ू मुद्रा में बैठा है। रामपुरवा का जो सिंह स्तंभ है यह अशोक के 12वें वर्ष के लेख, यहां 2 लेख उत्कीर्ण हैं, और गज कहां पर है, संकिसा, और यहां पर इसमें गज मूर्ति स्थापित है। अशोक का यह एकमात्र स्तंभ है जिसके शीर्ष पर गज है। तो पूछ लिया जाता है किस स्तंभ लेख में गज है। देखिए, एक देहरादून में है तो वहां गजतमे लिखा है, लेकिन यहां पर गज शीर्ष कहां पर है, शंकिशा में, यानी फर्रुखाबाद। वृषभ खत्म है। वृषभ, रामपुरवा का वृषभ मूर्ति है। रामपुरवा का वृषभ मूर्ति है। निहार रंजन रे ने वृषभ मूर्ति को मौर्यकालीन तक्षण कला में सबसे बेहतरीन माना है। कौन? निहार रंजन रे ने। 4 सिंह है, एक साथ पीठ को सताए हुए मतलब चिपकाए हुए बैठे हैं, और ये मिलता है सारनाथ सांची पर मिलता है। सांची स्तंभ में दाना चुगते हुए हंसों को दिखाया गया है। कहां पर? सांची में दाना चुगते हुए हंसों को दिखाया गया है, और जो हंस हैं वो त्रिरत्न चिन्हों के साथ दिखाया गया है। सबसे बढ़िया स्तंभ कौन सा है? सिंह शीर्ष सारनाथ का है। पूछ लिया जाता है सबसे बेहतरीन स्तंभ कौन सा है, तो सिंह कहां का? सारनाथ का। भारतीय प्रशासन में इसी का जो सिंह शीर्ष को लिया गया है, कौन सा? जो सारनाथ में है। हाथी, सिंह, अश्व, वृषभ का अंकन है। पूछ लिया जाता है कि कौन सा पशु इसमें नहीं है, तो 4 है, हाथी, सिंह, अश्व और वृषभ। वृषभ का मतलब है बैल। महाधर्म चक्र स्तंभ पर किया गया है। महावंश में इसे चतुष्पाद कहा गया है। आगे हम लोग देखते हैं। रुमिनदेई पहला है, लुम्बिनी या इसी को रुमिनदेई स्तंभ के शीर्ष पर किसकी आकृति है? अश्व की आकृति है। आपको पता है कि वहां पर घोड़ा था जो घर त्यागते समय, कंदक जिसका नाम था, तो वहां का जो स्तंभ है उसमें किसकी आकृति बनाई गई है? अश्व की आकृति बनाई गई। हुएनसांग के अनुसार विद्युत आघात से यानी बिजली गिरने के कारण ये टूट गया। लौरिया राज का स्तंभ शीर्ष क्या हो गया? नष्ट हो गया। सुनता ये इसी के साथ है। तो लुम्बिनी या रुमिनदेई स्तंभ शीर्ष पे आकृति है। हुएनसांग के अनुसार विद्युत आघात से टूट गया। लौरिया राज स्तंभ क्या हो गया? नष्ट हो गया। विद्वानों का बस एक ही अनुमान ही है कि इस पर किसकी? गरुड़ की आकृति रही होगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कम समय में बेहतर कैसे पढ़ाया जा सकता है, ताकि आपको सिलेबस कवर किया जा सके। अगर आपको ये बातें, पढ़ाई अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और बात करते हैं। वैसे अगला जो टॉपिक होगा, मौर्यकालीन कला में स्तूपों के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, अलविदा, फिर अगली क्लास में। थैंक यू।